दोस्तों, रसायन में चमत्कार को है नमस्कार और आप सभी को भी प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी खूब सारा ख्याल कर रहे होंगे और वो भी अच्छे होंगे। एक बार फिर से एज यूजुअल एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो का टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी से रिलेटेड भी बात कर रहे होंगे और एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट्स इस टॉपिक को रटते हैं या फिर उनको नोट्स दिए जाते हैं। प्लेटफॉर्म में ऐसा मिलता है कि चीजें रटवाई जाती हैं, नोट्स बांट दिए जाते, बोल दिया जाता है भैया कर लो काम। बहुत कम लोग हैं जो इस टॉपिक पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना ध्यान केमिस्ट्री का कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसे आयनिक, थर्मो, ठीक ना, इस प्रकार के जो लॉजिकल चैप्टर्स हैं उनमें दिया जाता है। उतना ही ध्यान इसमें नॉर्मली नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपने साथ खाने कुछ अलग है। जैसा एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूं। ठीक है, चीजें बुनने का काम करता हूं। जैसे नीट और जेईई में इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं और ये वाले जो दोनों टॉपिक मैंने आपको बताया ये एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। तो इसलिए अरे वाह, बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक वीडियो से 2 क्वेश्चन, मजा आ गया मतलब। तो आइए फिर मजा लूटने के लिए आइए। और ऐसे ही मत बैठना, खाली हाथ बैठेंगे तो खाली हाथ चले जाएंगे, बात इधर से फुर हो जाएगी। ठीक है, इधर को फुर हो जाएगी। तो आइए फिर बात करें, हेडिंग लगा लें। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिटेक्शन का मतलब है डिटेक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स दीज एलिमेंट्स। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाले एलिमेंट मिलते हैं। इनको आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। और इसी बीच हमारे पास है लजाग्नेज टेस्ट। ठीक ना, एक शानदार बेहतरीन टेस्ट है फॉर नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस। ठीक है, क्या करने वाले हैं लजाग्नेज टेस्ट में? हम लोग क्या करने वाले हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लजाग्नेज टेस्ट। ठीक है, पहली बात तो ये देख लो किन को हम लोग टेस्ट करने वाले। क्वेश्चन आ सकता है ये वाले एलिमेंट हम लोग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हैलोजन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म। कोलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे तो जबरदस्त तरीके से रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन होती है फास्ट होती है। ठीक है, इसलिए इनको कोलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा बाय फ्यूजिंग विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ करना होगा फ्यूज। और कैसे करना होगा फ्यूज? हाई टेम्परेचर पर भैया। जब माहौल गर्म होगा तो देखना क्या क्या बनाएंगे। Na+C+N। अब आप कहेंगे सी कहां से लेकर आए? नाइट्रोजन को फ्यूज करना। अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा और कार्बन के साथ हमने नाइट्रोजन भी रखा है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और सोडियम एक्स्ट्रा डाल दिया है। हीट करेंगे तो इनका जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, नाम सुना ही होगा, सोडियम साइनाइड, NaCN। ठीक है, ये बन जाएगा Na+CN-। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, बात करते हैं सोडियम सल्फर के साथ कैसे रिएक्ट होगा अगर फ्यूजन करना हो। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अगर अपने को बनाना हो, इसको हीट करेंगे, बनेगा Na2S। क्या बनेगा? Na2S। सल्फर की वैलेंसी -2 है। ठीक है, सोडियम की +1 है। क्रॉसओवर से आपको आइडिया हो जाएगा सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या आना है। ठीक है, हैलोजन की रिएक्शन करेंगे तो Na+X2। यहां क्या बनेगा? देखिए NX, Na+X-। हैलोजन की वैलेंसी -1 है और सोडियम की भी 1 है, तो क्रॉसओवर से 1 1 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दें तो भी काम चलेगा। क्लियर है बात? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? आगे देखिए, बात देखिए। साइनाइड, सल्फाइड, हैलाइड सोडियम के साथ जो बने हैं, ठीक है, इनको हम लोग डिस्टिल कर लेंगे। बॉइलिंग के बाद इनको डिस्टिल कर लेंगे और जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा दैट विल बी नेम्ड एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। यहां से डिस्टिलेशन से इनको अलग करने के बाद जो हमें एक्सट्रैक्ट मिल रहा होगा दैट इज कॉल्ड
सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। आगे जब हम लोग इन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करेंगे तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में हम इनको लेने वाले हैं, ठीक है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अगर आपको बोला जाए नाइट्रोजन का क्या होगा तो ये होगा, सल्फर का क्या होगा ये होगा, हैलोजन का क्या होगा ये होगा आपके सामने, ठीक है। बात चमक गई, अरे चमक गई बात। अब देखिए टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है Cn-, ठीक है, सोडियम के साथ Cn-, इसको में क्या करना है, आयरन 2 के साथ बॉइल करना है, आयरन 2 के साथ बॉइल करना है। किसकी प्रेजेंस में बॉइल करना है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। द फॉर्मेशन ऑफ प्रूसियन ब्लू कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। प्रूसियन ब्लू कलर का कलरेशन आएगा, कैसे आएगा, आइए लॉजिकली इस बात को करेंगे अंडरस्टैंड। नाइट्रोजन का करना है टेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस सभी की बात होगी, बट फिलहाल इस कहानी में कौन है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन को आयरन 2 के साथ Fe2+ के साथ लिया गया, ठीक है, और किस फॉर्म में लिया गया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में, मतलब मेनली Cn- आयंस का रोल है, मेनली Cn- आयंस का रोल है। तो देखना यहां 3 काम होंगे। पहला काम, Fe2+ Cn- के साथ एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, गौर से देखना जरा इसको, ठीक है ना। FeCN6 आयरन 2+ है, 6- से सराउंडेड होगा तो नेट चार्ज कितना होगा, 4- होगा। क्लियर है। इसके अलावा सुनिए, आयरन 2+ अगर कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में हो तो कन्वर्ट हो जाता 3+ में, तो H+ भी है। हाँ, कुछ आयरन 2+ ये वाला काम कर रहे होंगे, तो कुछ आयरन 2+ कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को भी इवोल्व कर रहे होंगे, H2 गैस को इवोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म से ऐसा काम भी हो सकता है, ये हाल भी इसका हो सकता है। जी हाँ, यहां से गया इलेक्ट्रॉन और फुर्र से हाइड्रोजन गैस यहां इवोल्व हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और आयरन 2+ किस में तब्दील होगा, आयरन 3+ में, आयरन 3+ में, और H2 गैस हो गई इवोल्व, H2 गैस हो गई इवोल्व। आज टाइम की कमी है, बाद में मैं वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें इसकी एक्सपेरिमेंटल वीडियो के साथ पूरी फील करवाई जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल बात दिल और दिमाग को छूकर हजम हो जाएगी। तो फिलहाल देखिए, हमारे पास आयरन 2+ है, Cn- के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे, बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। इसके अलावा आयरन 2+ एसिडिक मीडियम में कॉन्क एसिड की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड एसिड से इलेक्ट्रॉन छीनकर हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करने का भी काम कर रहा होगा। मतलब कुछ आयरन 2+ आयरन 3+ के अंदर भी कन्वर्ट हो रहे होंगे। अब सुनिए, इनका हो जाएगा संगम, इनका हो जाएगा मिलन, इनका हो जाएगा मिलन। जी हाँ, एक दूसरे की प्रेजेंस में क्या करते हैं, पर्शियन ब्लू कलरेशन दे रहे होंगे। ध्यान से देखिए, आयरन 3+ और ये FeCN6 4-, ठीक है, ये हो जाए कंबाइन। तो इनके कंबाइन होने से जो कंपाउंड बनेगा, ये वैलेंसी इस तरफ और ये इस तरफ, क्या कंपाउंड बनेगा, जो पर्शियन ब्लू कलरेशन आएगी Fe4 FeCN6, ठीक है, थ्राइस, इसकी आएगी प्रूसियन ब्लू कलरेशन, ये होगा प्रूसियन ब्लू कलर का, ठीक है। बना लेंगे, 3 स्टेप में काम कर लेंगे। आई होप आपने इस बात को कर लिया होगा अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं आगे। नाइट्रोजन की डिटेक्शन में इतना ही। अब हम लोग सल्फर को डिटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सल्फर की डिटेक्शन के लिए जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, उसको हम लोग एसिटिक एसिड के अंदर डिसोल्व कर रहे होंगे, उसको हम लोग एसिटिक एसिड में डिसोल्व कर रहे होंगे। मस्ती के साथ डिसोल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसके अंदर लेड एसीटेट ऐड कर देंगे, हाँ, सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद लेड एसीटेट इसके अंदर, जिसमें Pb2+ आयंस होंगे। लेड एसीटेट बोले तो PbCH3COO2, लेड एसीटेट ये है, ठीक है। और एसिटिक एसिड ये जिसमें डिसोल्व किया गया CH3
COH। क्लियर है बात? इसमें सल्फर 2- के जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसको डिसोल्व करेंगे, उसको डिसोल्व करने के बाद इसको करेंगे ऐड, होगा क्या? अरे माजरा क्या है, होगा ये एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा, एक ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम सल्फाइड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। देखो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो बनाया गया वो Na2S है, वहां से मिल गए सल्फर 2-, वहां से मिल गए सल्फर 2-। ठीक है, एसिटिक एसिड ने कोई लफड़ा नहीं किया, एसिटिक एसिड ने तो बस डिसोल्व करने का काम किया। ठीक है, डिसोल्व हो गए, चलो ठीक है, मस्ती के साथ ये डिसोल्व हो गया। जैसे ही लेड एसीटेट हमने ऐड किया तो मतलब Pb2+ आयंस आ गए, हाँ कॉन्टेक्ट में आए Pb2+ आयंस। Pb2+ आयंस के कॉन्टेक्ट में जब इनका मिलन होगा, एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, ये बना लेगा इनसोल्युबल पीबीएस, और ये होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक प्रेसिपिटेट बना लेगा। ये क्या बना लेगा? ब्लैक प्रेसिपिटेट। क्लियर हुई बात? इससे कंफर्म हो जाएगा जी हाँ, ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया गया जो लेड 2+ आयंस के साथ रिएक्ट हुआ है, जो ब्लैक कलरेशन दे रहा है, Cn- के साथ ऐसा नहीं होगा, X- ऐसा काम नहीं करेगा। ऐसा बुरा हाल तो इसका कौन बनाएगा? सल्फर 2-। जी हाँ, सल्फर 2- इसके साथ रिएक्ट होगा, बिल्कुल सॉल्यूशन को काला बना देगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? काला पानी और ये काला प्रेसिपिटेट, ये ब्लैक सॉलिड पीबीएस। ठीक, कौन है? पीबीएस। चलिए ये वाली बात आपको ही क्लियर, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। केस के लिए 2 टेस्ट हैं। जी हाँ, एक और टेस्ट है इसका। अगर इस वाले टेस्ट से आपको अगर कुछ डाउट होता है, आपको लगता नहीं एक और टेस्ट इसके लिए परफॉर्म किया जाए, ठीक है ना, ये वाला टेस्ट, अगर ये वाला केमिकल आपके पास ना हो तो ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर फर्दर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। जी हाँ, ये टेस्ट 1 है, ये टेस्ट 1 है, और ये आप देखने वाले टेस्ट 2 है। ये टेस्ट 1 है और अभी जो हम बात करने वाले हैं ये बेसिकली टेस्ट 2 है, टेस्ट 2 फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फर, जिसका फ्यूजन एक्सट्रैक्ट सल्फाइड आयंस प्रोवाइड कर रहा होगा। ये टेस्ट 2 है। तो बेसिकली होगा क्या, देखिए, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से हमें मिलेगा Na2S। क्या मिलेगा? Na2S मिलेगा, और Na2Fe CN5NO, इसके साथ इसकी करवाई गई है रिएक्शन, मतलब इसको रिएक्ट करने के लिए इसका एनवायरनमेंट मिल रहा होगा। ठीक है ना, ये मिल रहा होगा। क्लियर है बात? तो क्या होगा इससे, फिर देखते हैं। इसमें मौजूद होते हैं NO+। क्या होते हैं इसमें? NO+, और यहां मिल रहा है सल्फर 2-, यहां मिल रहा है सल्फर 2-। तो यहां से सल्फर 2- NO+ के पास जाएगा, यहां से सल्फर 2- जाएगा NO+ के पास, NO+ के पास, और ये बनाएगा NOS। क्या बनाएगा? ये NOS। ठीक है, और ये अंदर ही समा जाएगा। जब 2- चार्ज अंदर गया है तो 2+ बाहर भी मिलेगा। जी हाँ, 2+ बाहर भी मिलेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो सोडियम इनमें मिल जाएंगे, इनमें मिल जाएंगे। तो सल्फर 2- ये टेस्ट दे, उसके लिए क्या जरूरी है? आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। अगर H2S हुआ और मीडियम एसिडिक है तो क्या H2S टेस्ट दे पाएगा? H2S में सल्फर हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, तो H2S इन एसिडिक मीडियम ये वाला टेस्ट नहीं दे पाएगा। अगर H2S को बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया जाए, H+ लूज कर दे अपने ये, हाँ, फिर सल्फर 2- की फॉर्म में जाकर ये टेस्ट दे सकता है। तो सल्फर 2- सल्फर का टेस्ट तभी देंगे जब इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे। अगर कंबाइंड फॉर्म में है इस प्रकार से तो टेस्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से सल्फर 2-, हाँ 2- चार्ज के साथ, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ अगर कहीं कंबाइंड है तो नहीं दे पाएगा टेस्ट। ठीक है,
तो टेस्ट देने के लिए इसको फ्री फॉर्म में होना चाहिए, इस प्रकार से फ्री फॉर्म में, मतलब पानी में डालोगे ना, ये तो डिजोल्व फॉर्म में है ना, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो ही जाएगा पानी में, एक्वस मीडियम में, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो ये टेस्ट नहीं दे पाएगा, ऐसा कुछ है, ऐसा कोई सल्फर है तो ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए इसके साथ कंबाइन हो जाए, बाहर सल्फर इनमें ऐड हो जाए, तो देखिए फिर ये इसके साथ कंबाइन हो जाए, बाहर सोडियम, तो देखिए फिर ये सल्फर इसके साथ कंबाइन हो जाए और बाहर जो सोडियम है ये बाहर प्रेजेंट सोडियम के अंदर ऐड हो जाए, तो क्या मिलेगा अपने को, जो वोलेट कलरेशन मिलेगी ये Na4FeCN5NOS इसकी मिलेगी अपने को, ठीक है। आगे स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैंने एक पार्ट इसका नीचे बना दिया है, तो इसकी मिलेगी अपने को वोलेट कलरेशन, ठीक ना, वोलेट कलर का होगा। आई होप सारे स्टूडेंट्स ने इस सल्फर के टेस्ट 2 को भी कर लिया होगा अंडरस्टैंड। तो आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर रहे होंगे अगर यार ये दोनों मौजूद हो, नाइट्रोजन का एक टेस्ट देख लिया, सल्फर का भी देख लिया, सल्फर के इनफैक्ट 2 देख लिए, चलो अच्छी बात है, दोनों को कर लिया डिटेक्ट, अगर ये दोनों ही मौजूद हो फिर क्या करोगे। जी हाँ, कंपाउंड में अगर दोनों ही मौजूद हो तो ऐसे केस में हम लोग थायोसाइनेट बनाएंगे, अलग टाइप का फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हम लोग बना रहे होंगे, सोडियम प्लस सल्फर प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। इन सभी के मिलन से हमें मिलेगा सोडियम थायोसाइनेट NaSCN। इट गिव्स ब्लड रेड कलरेशन विद आयरन 3। हाँ, पर्शियन ब्लू नहीं मिलेगा इस केस में, नो पर्शियन ब्लू कलरेशन इज ऑब्जर्व्ड। आयरन 3 प्लस के साथ यहां देखना क्या होगा, आयरन 3 के साथ जब SCN माइनस की कलरेशन की बात करेंगे तो खून जैसा लाल कलर मिल रहा होगा, ड्रावना कलर मिल रहा होगा, ऐसा लगेगा मानो मर्डर हो गया हो, ठीक है ना। आपको नहीं डरना है, बता दिया मैंने पहले ही। अगर कुछ ऐसा हो जाए, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है इसको बनाने में कुछ चूक हो जाए, सोडियम को एक्सेस में लिया जाए, देन थायोसाइनेट डिकम्पोजेस टू यील्ड साइनाइड एंड सल्फाइड। हाँ, ऐसे चूक नहीं करनी है, कहीं आप लोग इसको बनाने के चक्कर में सोडियम को एक्सेस में ले लो तो ये शरारती सोडियम पता है क्या करेगा, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और साला झुकेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेगा ये, देखना ध्यान से, ये इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा ये, और इसको तोड़ देगा तो यहां से Na2S और NaCN बैलेंस आप कर लोगे, ठीक है। तो ब्लड रेड कलरेशन नहीं बन पाएगी। तो सोडियम को एक्सेस में लेने से अवॉइड करना है। अगर आप ऐसी ब्लड रेड कलरेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सोडियम को एक्सेस में नहीं लेना। अगर एक्सेस में लोगे तो काम खराब हो जाएगा, कहानी नहीं बन पाएगी ऐसी, ठीक है। तो चलिए, नाइट्रोजन का टेस्ट हो गया, सल्फर का हो गया, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ में हो तो क्या होगा ये भी देख लिया। आगे हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट फॉर हेलोजेंस की। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को नाइट्रिक एसिड में डिसोल्व किया जाएगा, इंप्योरिटीज को सेपरेट कर लिया जाएगा और हम लोग इसका बना लेंगे सोल्यूशन। उस सोल्यूशन में ऐड करेंगे हम लोग क्या, बोलो, सिल्वर नाइट्रेट। बचपन से सुनते आए हैं, सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में Cl माइनस आयंस फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। Br माइनस आयंस फॉर्म पेल येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, पेल येलो, थोड़ा सा कम येलो होता है। और I माइनस आयंस फॉर्म येलो, हाँ ये डार्क येलो होता है, येलो प्रेसिपिटेट। और आगे आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे। हर किसी के देखने का अलग नजरिया होता है, क्या पता किसी को लाइट येलो में ही ऐसी फील आ जाए, है ना। दिल में केमिकल लोचा होता कई बच्चों के, लाइट येलो में बोल देते नहीं ये तो खतरनाक वाला येलो है, ये तो डार्क येलो है, और डार्क येलो को बोल देंगे तो पेल येलो है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा केमिकल लोचा ना हो, तो उसके लिए देखना क्या करेंगे हम लोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल में लाएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसोल्व कर जाएगा, इट ऑल्सो डिसोल्व्स इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो प्रेसिपिटेट उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और जो AgI बनेगा ना,
आयोडीन का जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसोल्युबल होगा, डज नॉट डिसोल्व। यानी मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिए मैंने क्या किया, मैंने जो Cl- आयंस हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से मिलने वाले Cl- आयंस को AgNO3 से जो Ag+ आयंस मिलेंगे उनके साथ करवा दिया है रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट करने से क्या होगा, यहां देखना AgCl बनेगा। AgCl प्रेसिपिटेट होता है, जितने भी प्रेसिपिटेट है डाउनवर्ड एरो बनाकर, ठीक है ना, आप लोगों को अलग से ही बता दूंगा कि हाँ देखो ये प्रेसिपिटेट है। तो ये है व्हाइट पीपीटी। इट dissolves in ammonium hydroxide, it dissolves in aqueous ammonia। एक्वस अमोनिया में डिजोल्व कर जाएगा। अमोनिया पास करने पर, एक्वस सॉल्यूशन से अमोनिया पास करने पर ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ये डिजोल्व हो जाएगा Ag अमोनिया ट्वाइस, ठीक है ना, ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये प्लस Cl-, ये डिजोल्व हो जाएगा। सिमिलर मैनर में Br- आयंस जो हैं ये भी प्रेसिपिटेट बना रहे होंगे, लेकिन कलर अलग होगा, पेल येलो होगा। AgBr का कलर क्या होगा, AgBr का कलर होगा पेल येलो। और ये भी जैसे AgCl डिजोल्व हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में या अमोनिया में, ठीक है ना, एक ही बात है। एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया का हो या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेंशन किया जाए, एक ही बात है। अमोनिया एक्सेस के साथ किया जाए ट्रीट तो क्या होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, ये भी डिजोल्व कर रहा होगा। Ag अमोनिया 2 प्लस Br- कि डिजोल्व हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन I- Ag+ के साथ AgI बनाएगा। जी हाँ, AgI बनाएगा, नो डाउट इसमें AgI बनेगा। जी हाँ, और ये होगा डार्क येलो होगा, इसके कंपैरिजन में बात करें डार्क येलो होगा। और इसके साथ साथ फर्दर अमोनिया पास करने पर ये कुछ भी नहीं करेगा। सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना, हाईली कोवलेंट होने की वजह से साइज बड़ा है। I- का सबसे बड़ा साइज है, F-, Cl-, Br- में I- का सबसे बड़ा साइज है, और ये इसको पोलराइज कर रहा होगा, कैटायन इसको पोलराइज कर रहा होगा, और बड़ा साइज होने की वजह से ये ज्यादा पोलराइज भी हो रहा होगा, इसकी तरफ ज्यादा खिंचता हुआ चला जाएगा, ज्यादा पोलराइज हो जाएगा तो हाईली कोवलेंट होगा, और हाईली कोवलेंट होने की वजह से अमोनिया के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। चलें आगे फिर। हैलोजन की कहानी क्लियर है। अगर हैलोजन की कहानी क्लियर है तो मैं आपको बता दूं फास्फोरस की कॉम्प्लेक्स कहानी क्या है। फास्फोरस के केस में क्या करना होगा, फास्फोरस के केस में हम लोग कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, और फॉस्फेट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर फॉस्फेट बाय ऑक्सीडाइजिंग द कंपाउंड। हाँ, फॉस्फेट बनाएंगे, कोई पेरोक्साइड वगैरह डालकर या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करते हुए हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे, ठीक है। देन सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विद नाइट्रिक एसिड एंड ट्रीटेड विद अमोनियम मोलिबडेट। अमोनियम मोलिबडेट से इसको किया जाएगा ट्रीट। ए येलो कलरेशन और प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट आयंस। येलो कलरेशन जो है ये इंडिकेट कर रही होगी कि भैया फॉस्फेट आयन मौजूद है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कीजिए। कंपाउंड को किया ऑक्सीडाइज, ध्यान से सुनना, कंपाउंड को किया ऑक्सीडाइज, ये लीजिए, ऑक्सीडाइज किया तो क्या बना, फॉस्फेट बने। कंपाउंड को किया ऑक्सीडाइज तो क्या बना, फॉस्फेट बने। फॉस्फेट को ट्रीट किया नाइट्रिक एसिड से, जैसे इसका एक्सट्रैक्ट बना लिया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना लिया ये ऑक्सीडाइज करने से, और फिर इसको किया नाइट्रिक एसिड से ट्रीट, ठीक है, एंड देन ट्रीटेड विद अमोनियम मोलिबडेट, ठीक है। पहले नाइट्रिक एसिड से कर ले ट्रीट, नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करने पर वीकर एसिड, हाँ स्ट्रोंगर एसिड जो है ये वीकर एसिड बना सकता है, तो H+ प्रोवाइड करते हुए इसको वीकर एसिड H3PO4, हाँ H3PO4 ये बना लेगा, H3PO4 वीकर एसिड बना देगा, ये क्लियर है बात। और सोडियम प्लस आयंस जो हैं नाइट्रेट आयंस के साथ NaNO3 बना रहे होंगे, ये बनेगा। और जो H3PO4 आपके पास है, ध्यान से सुना, थोड़ी कहानी कॉम्प्लेक्स है, जो वीकर एसिड बना है, हाँ स्ट्रोंगर एसिड से, आपने सुना होगा आयनिक चैप्टर में, स्ट्रोंगर एसिड से आप वीकर एसिड बना सकते हैं,
या जीओसी में भी आपने सुना होगा, कभी वीकर से स्ट्रोंगर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। H3PO4 जो है, H3PO4 जो वीकर एसिड आपने बनाया है, पहले कंपाउंड को यार फोस्फेट में कन्वर्ट किया, फिर स्ट्रोंगर एसिड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हुए वीकर एसिड H3PO4 को बना लिया। अब जो बना हुआ H3PO4 है, ये अमोनियम मोलिब्डेट के साथ, पहले देख लो अमोनियम मोलिब्डेट क्या है, NH4 थ्राइस MOO4, इसके साथ ट्रीट होगा और साथ में नाइट्रिक एसिड भी होगा, HNO3 भी होगा, हाँ साथ में नाइट्रिक एसिड भी होगा। तो देखना क्या कारनामा करेगा ये, क्या होगा इससे बनेगा अमोनियम मोलिब्डेट से बनेगा अमोनियम फोस्फेट। क्या बनेगा? अमोनियम फोस्फेट, NH4 थ्राइस PO4, और ये देखना 12MOO3 की फॉर्म में होगा, 12MOO3 की फॉर्म में होगा, और इसका मिलेगा कैनरी येलो कलरेशन, कैनरी येलो कलरेशन, हाँ ये प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये याद ही करना होगा भाई, इसका कोई समाधान नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल इसको याद कर लो, आगे कोई तरीका इजाद करेंगे तो आपको डेफिनेटली बता रहे होंगे। कैनरी येलो, रेगिस्तान जैसा पीला कलर होगा इसका, ठीक है। प्लस क्या बनेगा? पानी बनेगा, और HNO3 को क्या बनाए? HNO3 का, हाँ NO3 आयंस अमोनियम नाइट्रेट बना लेंगे, अमोनियम नाइट्रेट, और पानी बनेगा, और पानी बनेगा। ये हाल हो जाएगा इसका, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। मेन मुद्दा ये है, फोस्फेट आयंस ने क्या बनाया, फोस्फेट आयंस ने क्या बनाया? अमोनियम मोलिब्डेट के साथ क्या बनाया? ये बना लिया, ठीक है। तो अमोनियम फोस्फो मोलिब्डेट बना दिया इसने, ठीक है। क्लियर है बात? जिसका होता है कैनरी येलो कलर। चल सकते हैं आगे, याद कर लेंगे, हाँ थोड़ा सा यार ये याद करने वाला ही पार्ट है। और देखिए, चलिए डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए बात करनी हो, अब हम लोग लजाग्नेज टेस्ट से बाहर आ गए। कार्बन और हाइड्रोजन के लिए बात करनी हो, मान लेते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनका कोई टेस्ट दिया ही नहीं, तो कार्बन और हाइड्रोजन को अगर हम डिटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे? देखिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक, कंपाउंड को हम लोग हीट कर रहे होंगे, तो आइए हीट करें। जो कार्बन होगा ना, ये हीट होकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनाएगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2। O2 हुआ या फिर CuO, मतलब O प्रोवाइड करने का कोई भी सोर्स हुआ, ठीक है ना, ये O प्रोवाइड कर रहा होगा इसको। तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा तो CO2 में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है मतलब नेटिव स्टेट में रहना पसंद करेगा। यहां ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था, और नेटिव स्टेट इसकी ये है जब चार्ज 0 हो। जी हाँ, हीट करने पर कॉपर का ऑक्साइड, मरकरी का ऑक्साइड, सिल्वर का ऑक्साइड, ये अनस्टेबल होते हैं, ये अपना ब्रेक डाउन करते हैं, और जो भी इनके साथ अटैच्ड एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है ऑक्साइड की फॉर्म में, तो ये प्रोवाइड कर रहे होंगे, इवोल्व कर रहे होंगे, और कार्बन के साथ ये रिएक्ट होकर देखना क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। ये आपके सामने है। हाइड्रोजन के साथ ये काम होगा, हाइड्रोजन के साथ जब ये काम होगा, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा, गर्म होने पर इसका ब्रेकडाउन होगा, O प्रोवाइड कर रहा होगा, तो यहां देखना पानी की फॉर्मेशन, H2 बन रहा होगा, प्लस कॉपर H2 बन रहा होगा। जो कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, एंड इट गिव्स लाइम वाटर टेस्ट। दैट मीन्स टर्बिडिटी अपीयर्स और डेवलप्स, ठीक है ना। टर्बिडिटी जो है ना, ये गाढ़ापन जो है, ये आ जाएगा। बचपन में सुना होगा ये वाली रिएक्शन, तो आप लोगों ने सुनी होगी यार, है ना। जब राइम्स आप लोग सुना करते, तब साथ में ऐसी कुछ बातें साइंस में आपने जरूर अंडरस्टैंड की होंगी, ठीक है। रिकाचू, पिकाजू, डोरेमोन, चिंचैन, भैया इनसे बाहर आओ, ठीक है ना, बड़े भी हो चुके हैं, साइंस के साथ भी खेलना सीख लो। ये बात भी आप लोगों ने बचपन में सुनी है, CaOH ट्वाइस के साथ CO2 अगर रिएक्ट हो, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इसकी वजह से आएगी टर्बिडिटी, और ये वाइट होगी, ठीक है ना, ये वाइट टर्बिडिटी आएगी, प्लस H2।
बट इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इज पास देन इट में डिसअपियर। हाँ, ये डिसअपियर भी हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा पास कर दोगे, एक्सेस पास कर दोगे। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल बाइकार्बोनेट। एक्सेस अमाउंट में पास करोगे तो डिसअपियर हो जाएगी, ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस सोल्यूबल हो जाएगा। एक्सेस में पास करोगे तो ये काम हो जाएगा। क्लियर है बात? और वही जो पानी बना है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, अदर एलिमेंट हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, ठीक है ना, वाटर। इट कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच टर्न्स ब्लू। पानी को अगर टेस्ट करना है, ठीक है ना, तो कैसे करें टेस्ट? इसके लिए क्या करें? इसके लिए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाल दें, क्या बनेगा? ब्लू विट्रियोल बनेगा। CuSO4 डॉट 5H2 ब्लू विट्रियोल बन जाएगा। कुछ लोग ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने यार डिटेक्ट कर लिया एलिमेंट को। अब पार्ट 2 की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मींस परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। और कौन सी परसेंटेज है? मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, X BY। इसका हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, मतलब मास परसेंटेज की हमें बात करनी है। तो मास परसेंटेज ऑफ A, मास परसेंटेज ऑफ A, दैट मीन्स मास ऑफ A बाय टोटल मास इंटू 100, टोटल मास इंटू 100, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मास परसेंटेज ऑफ B को अगर हमें एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ B, इसके लिए क्या करना होगा? B का मास बाय टोटल मास, हाँ टोटल मास तो सेम ही मिलेगा, मास ऑफ B बाय टोटल मास, ठीक है ना। एटॉमिक मास को यूज करते हुए B का मास हम लोग मेंशन कर देंगे, टोटल मास निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और वैसे भी किसी एक की परसेंटेज आ जाए तो दूसरे की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 100 में से माइनस करोगे ना पहले की, तो अपने आप दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज अपने को मिल जाएगी, नो डाउट, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा है तो कार्बन और हाइड्रोजन की मास परसेंटेज पर अगर कमेंट करना हो तो कैसे करेंगे? A known mass of organic compound in presence of excess amount of oxygen is oxidized or burnt, ठीक है। तो क्या होगा? CO2 and H2 are formed। हाँ, ये सारे बच्चे जानते हैं। इनका एनालिसिस करना होगा। मान लेते हैं CXHY हमारे पास, O2 के साथ बंद करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Cu2O, हाँ कॉपर 2 ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में काम करेंगे। ये भी क्या करेगा? ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करेगा, और अलग से भी ऑक्सीजन ले रखी है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो हाँ फिर लिखते हैं। जब हमने एक्सेस में ऑक्सीजन ले रखा है तो ऑक्सीजन यहीं से मिल जाएगी, और कुछ कमी रहेगी तो वहां से मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हीट कर दिया तो CO2 और H2 बनेगा, CO2 और H2 बनेगा। CO2 को एब्जॉर्ब किया जा सकता है बेस में, इट एब्जॉर्ब्स इन बेस, ठीक है ना। CaO यूज किया जा सकता है, और KOH को इस्तेमाल में लाया जा सकता है क्योंकि एसिडिक है। एसिडिक चीज को हम लोग बेसिक सब्सटेंस के अंदर डेफिनेटली एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है ना। ये एसिडिक है और ये बेसिक है, तो एब्जॉर्ब कर लेंगे। पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा एनहाइड्रस CaCl2 में, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स इन एनहाइड्रस CaCl2 और CuSO4, ठीक है ना। इसमें पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये बोल दिया जाए कि CuSO4 या CaCl2 का मास इतना इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स पानी एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है ना। ये बोल दिया जाए CaO का मास इस मिक्सचर को पास करने से, गैसेस मिक्सचर को पास करने से इतने यूनिट से इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स वो मास CO2 का है। किसका मास है? CO2 का मास है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में बात की जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास m ग्राम है, ठीक है। मास ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड M1 M2 है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? तो जरा गौर से देखिए,
CO2 में, एक CO2 में 12 कार्बन है, 12 कार्बन का मास है, और 16 इंटू 2 ये O का मास है, ठीक है। टोटल मास कितना है? 44 है। ध्यान से सुनना मेरी बात। 44 ग्राम में अगर इसका 1 मोल है, हाँ इस प्रकार से हम डील कर पाएंगे। 44 ग्राम में 12 ग्राम कौन है? कार्बन है। 1 ग्राम में कितना कार्बन है? 1 ग्राम में 12/44, इतने ग्राम कार्बन है। और अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड M2 ग्राम है, कितने ग्राम? M2 ग्राम है। तो M2 ग्राम ऑफ CO2 में, CO2 का मास है, M2 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन कितना होगा? जो 44 में 12 है, 1 में 12/44 है, M2 ग्राम ऑफ CO2 में अगर कार्बन के मास की बात करें तो कार्बन का मास हो जाएगा 12/44 इंटू M2 ग्राम ऑफ कार्बन। क्लियर हुई बात? चलिए ऐसे ही हम लोग हाइड्रोजन की भी कर लेंगे बात। ऐसे अगर हाइड्रोजन की बात करनी हो, आप मुझे बताइएगा, H2O बना, इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है? 2, O का मास कितना है? 16, टोटल मास कितना? 18। यानी 18 ग्राम ऑफ H2 में, 18 ग्राम ऑफ H2 में हमें हाइड्रोजन कितना मिलता है? 2। हाइड्रोजन कितना मिलता है? 2 ग्राम। 1 ग्राम में, 1 ग्राम ऑफ H2 में हाइड्रोजन कितना मिलता है? 2/18 यानी 1/9। और अगर हमने ऑक्सीडाइज किया और उस मिक्सचर में पानी का जो मास मिल रहा है, वाटर का जो मास मिल रहा है, M1 ग्राम है। अगर वाटर का मास M1 ग्राम है तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा? M1 ग्राम ऑफ वाटर है, M1 ग्राम ऑफ वाटर है। इसमें बताएं हाइड्रोजन का मास कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 18 ग्राम में 2 ग्राम, 1 में 2/18, और M1 ग्राम ऑफ वाटर में हाइड्रोजन का जो मास होगा 2/18 इंटू M1, दैट मीन्स M1/9। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन की परसेंटेज, टोटल मास कंपाउंड का दिया हो, अरे कार्बन वहीं से तो आया है, तो CO2 में कार्बन आया, कंपाउंड से तो आया है, ठीक है। तो कंपाउंड की टोटल मास से कर लें डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइड्रोजन का मास कहां से आया है? M1 ग्राम में, कंपाउंड से ही आया है, तो टोटल मास कंपाउंड से कर लें डिवाइड, इनटू 100 कर दें, आ जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का मास जो CO2 में है वही मास कंपाउंड में भी है, क्योंकि कंपाउंड से आया है। 12/44 इंटू M2 बाय टोटल मास M, टोटल मास M है, पीछे देख लो, इंटू 100। ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। पेपर में क्वेश्चन आएगा, यहाँ M2 की वैल्यू डाल दोगे, यहाँ M की वैल्यू डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। टोटल मास यहाँ ऐड करना है, ठीक है ना, यहाँ पुट करना है, और यहाँ देखिए CO2 का मास आपको ये ऐड करना है, यहाँ पुट करना है, ठीक है। ऐड करना मतलब फॉर्मूला में, ठीक है ना, यहाँ इंक्लूड करना है, ये कह रहा हूँ मैं आपको, प्लस नहीं करना है, गलत मत समझ जाइएगा। भावनाओं का खेल है ये, भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मास कितना है? M1/9, इतना ही आया ना, M1/9, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कंपाउंड का, अरे वहीं से तो हाइड्रोजन आया है, M इंटू 100, यहाँ पुट कर दें, पानी का मास पुट कर दें यहाँ पर, और नीचे कंपाउंड का टोटल मास पुट कर दें, ठीक है, आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। अगर आप इनको भूल भी जाते हैं, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि इनको आप रट लें, याद कर लें, मेथड इंपॉर्टेंट है। हाँ, 44 से 12, 1 से 12/44 और M2 से 12/44 इंटू M2, हाँ ये जानते हैं तो क्वेश्चन खुद सोल्व कर लेंगे, फॉर्मूला खुद बनाना सीख ले, और गलती से अगर ये याद हो जाए, इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली, याद ही कर लिया तो अच्छी बात है भैया, फिर याद भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद नाइट्रोजन की एस्टिमेशन की। नाइट्रोजन को कैसे किया जाएगा एस्टिमेट? आइए बात करें नाइट्रोजन के एस्टिमेशन की। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन बेसिकली 2 मेथड से की जाएगी। 2 मेथड कौन कौन से हैं? एक ड्यूमास मेथड, दूसरा जेल्डाल मेथड है। ड्यूमास मेथड एंड जेल्डाल मेथड, इन तमाम मेथड से हम लोग हाइड्रोजन को क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर रहे होंगे। तो 1 बाय 1 बात करेंगे। ड्यूमास मेथड की हम लोग बात कर रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूमास मेथड किस बात पर बेस्ड है? इस बात पर बेस्ड है
कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है ना, सो दैट इट्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इसका हो जाए ऑक्सीडेशन। तो क्या करेंगे, CXHYNZ ऐसा कोई कंपाउंड है, इसको हमने CuO से कर दिया ट्रीट और कर दिया हीट, ठीक है, और ये हो जाए ऑक्सीडाइज। कार्बन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना, हाइड्रोजन हो जाए H2 में ऑक्सीडाइज, और नाइट्रोजन हो जाए N2 की फॉर्म में, और ये रिड्यूस होकर या इसका ब्रेकडाउन होकर कॉपर 0 में कन्वर्ट हो जाए। जी हाँ, ये थर्मली अनस्टेबल ऑक्साइड्स हैं, अपनी नेटिव स्टेट में रहना करेंगे पसंद। अगर ऐसा काम करेंगे तो जरा गौर से देखिए, प्यार से देखिए, यहां से O मिलेगा इसको, ठीक है, इसको, और नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी रहती है कम, तो ये ऑक्साइड इनसे जल्दी बनाएगा नहीं, और इतने टेम्परेचर पर, जितने टेम्परेचर पर गर्म किया गया होगा नहीं बनाएगा। तो CO2 प्लस H2O और ये N2 की फॉर्म में ही, और कॉपर ये लो आ गया नेटिव स्टेट में आ गया। किस में आ गया, नेटिव स्टेट में आ गया, ठीक है। पहले तो हम ये काम करेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन होगी, नाइट्रोजन की वॉल्यूम को हम लोग एनालाइज करेंगे, एसटीपी कंडीशन पर एनालाइज करेंगे, एसटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम देखेंगे, मोल पता कर लेंगे, मास जान लेंगे, हाँ क्या मास होगा मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए, और मास पता चल गया नाइट्रोजन का, तो यार टोटल मास से डिवाइड करके इनटू 100 करते, परसेंटेज भी नाइट्रोजन की आ जाएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास एक बार फिर से m ग्राम माना गया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड, वॉल्यूम V1 ml मिलती है, कितने मिलती है, V1 ml। रूम टेम्परेचर है T1 केल्विन, रूम टेम्परेचर कितना है, T1 केल्विन, ठीक है ना, कोई टेम्परेचर है T1 केल्विन, उस पर करनी है बात, ठीक है। तो क्या कैलकुलेशन होगी, मुझे लगता है मोल तो बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल जितने रूम टेम्परेचर पर होंगे, नंबर ऑफ मोल जितने होंगे एट रूम टेम्परेचर जितने होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मोल एट एसटीपी कंडीशन होंगे, एट एसटीपी कंडीशन होंगे। पीवीएनआरटी अप्लाई करें तो मुझे ऐसा लगता है पीवीएनआरटी अप्लाई करेंगे तो P1 V1 बाय T1, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल इसी के इक्वल होंगे, या इस केस में P2 V2 बाय T2, P2 V2 बाय T2, ठीक है ना। ये एसटीपी कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग हमें अप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर है बात, किसी को डाउट इसमें। और एसटीपी कंडीशन पर जो टेम्परेचर आएगा ना, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आएगा 273 केल्विन में पुट करना है, ठीक है। वॉल्यूम तो एसटीपी कंडीशन पर हमें जाननी है, वॉल्यूम तो हमें जाननी है, जी हाँ, वॉल्यूम की बात करनी है। और जो प्रेशर होगा ना, प्रेशर यहाँ एसटीपी कंडीशन 1 बार होता है, और एटमॉस्फेयर में देखें तो आसपास ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वाला प्रेशर अगर mm ऑफ Hg में है तो ये वाला भी हमें mm ऑफ Hg में ही पुट करना होगा। तो मान लेते हैं ये तो 1 बार है, अप्रोक्सीमेटली 760 mm ऑफ Hg है, ये हमने पुट किया, ठीक है। और वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ये हमने यहां रख दी, रूम टेम्परेचर पर कितनी है, V1 है, कितनी है, V1 है। क्लियर है बात, इसको मैंने रख लिया, ये वॉल्यूम कलेक्टेड जो है ये V1 है, ठीक है, राइट। अब क्या करें, अब जो प्रेशर P1 है ना, जो प्रेशर P1 है ये अंडरस्टैंड करना होगा। P1 प्रेशर इज टोटल प्रेशर माइनस P एक्वस टेंशन, P एक्वस टेंशन, ठीक है ना। टोटल प्रेशर का मतलब जो गैसियस मिक्सचर है ना, उसमें पानी के वेपर्स भी मिले होंगे और उनके प्रेशर को माइनस करना होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो लगाया नाइट्रोजन गैस पर। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? तो हमें एक्वस टेंशन को करना होगा माइनस, ताकि नाइट्रोजन का प्रेशर अलोन हमें मिल पाए। P1 इज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अलोन, ये याद रखना। पेपर में टोटल प्रेशर दिया होगा और पानी की वेपर्स का प्रेशर दिया होगा, तो पानी की वेपर्स का प्रेशर माइनस करना होगा, क्योंकि हमें प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अलोन चाहिए, अलोन चाहिए हमें,
क्योंकि हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करेंगे गैस पर। कैलकुलेशन होगी नाइट्रोजन गैस की, वेपर्स की थोड़ी करनी है यार। नाइट्रोजन गैस की अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो फिर ऐसा ही करना होगा, टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस करना होगा। बिल्कुल सही है आप लोग, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो यहां से जो हमें वॉल्यूम एट एसटीपी मिलेगी, वॉल्यूम एट एसटीपी दैट इज V2, एसटीपी पर वॉल्यूम हमें मिल जाएगी, यहां देखिए P1 इंटू V1 इंटू 273 बाई T1 और ये 760 इस तरफ जाएगा तो लो ऐसे। और ये वाले जो कैलकुलेशन है ये भी mm ऑफ hg में होने चाहिए, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर पुट किया एसटीपी पर ये mm ऑफ hg में हमने पुट किया, तो ये वाली कैलकुलेशन भी mm ऑफ hg में होनी चाहिए। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगी, इससे नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। कैसे? नंबर ऑफ मोल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय, और ये वॉल्यूम अगर ml में है, ठीक है ना, दोनों तरफ कैलकुलेशन अगर ml में हुई है 22400, अगर ये ml में है तो 22400, ठीक है। और ये जो 22400 है ना, आजकल 22700 से रिप्लेस हो गया है, लेकिन हमारे पास पुरानी किताबें हैं, एनसीईआरटी बुक में 22400 दिया, तो मैंने भी 22400 ले लिया है। बाकी अगर ऑप्शन काफी आसपास हों तो आप देख लीजिएगा, 22400 नहीं आएगा, लेटेस्ट एसटीपी के हिसाब से 22700 आएगा। एनसीईआरटी बुक में यही दिया है तो यही लेकर चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इज इक्वल टू मास की बात करनी है, मास ऑफ N2, तो नंबर ऑफ मोल का मास की टर्म्स में एक फॉर्मूला होता है, मास बाय मोलर मास दैट इज 28, ठीक है। एक काम करते हैं, वॉल्यूम को करते हैं आउटपुट, यहां से मास आ जाएगा, हाँ वॉल्यूम को करते हैं आउटपुट, यहां से मास आ जाएगा। वॉल्यूम क्या है देखिए, P1 V1 इंटू 273, P1 V1 बाय T1 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 760, ठीक है। और अब तो इससे भी डिवाइड हो गया है, 22400, हाँ इससे भी डिवाइड हो गया है। इसको भी इस तरफ भेज देंगे तो 28 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये यहां से आ गया मास ऑफ N2, ठीक है ना। इसको अप्लाई करते हैं, इस ऑपरेशन को अगर हम अप्लाई करें तो ये क्या आ गया, ये आ गया मास ऑफ N2, मास ऑफ N2। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स चीज आप लोग याद रखेंगे? नहीं, मैं तो केवल दो बातें याद रखता हूं। एक बात तो याद रखता हूं, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, इसे अप्लाई करना है एक बात, ठीक है। और यहां से मास ऑफ N2 निकाल लूं, ठीक है ना। मास ऑफ N2 इस प्रकार से सोल्व करने के बाद इस हुलिये में आ जाएगा, ठीक है ना, ये हुलिया हो जाएगा इसका, ठीक है ना। N2 के मास का जो एक्सप्रेशन होगा उसकी शक्ल देख लो, ऐसी हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ N2, मास ऑफ N2 बाय टोटल मास, ठीक है ना। टोटल मास क्या है, टोटल मास इज m टोटल लिख लो जो भी होगा, इंटू 100, ये काम करना है। यानी याद कुछ नहीं करना, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 एट एसटीपी, ठीक है। ये अप्लाई कर लिया, फिर इसको अप्लाई करना है ताकि ये पता चल पाए, और इसके बाद लास्ट में इसे अप्लाई कर लेना और मस्त हो जाना आप लोग, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मस्त हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यार ड्यूमास मेथड की हमने कर ली बात, तो इसी के साथ ड्यूमास मेथड को हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग जेल्डाल मेथड की कर रहे होंगे बात, एक और शानदार बेहतरीन मेथड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए जो इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, इसको बैक टाइट्रेशन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है आपने इस मेथड को किया हो अंडरस्टैंड, ठीक है। थोड़ा ड्रामना है, लगता है ड्रामना, ये टेक्निक सिखा दूंगा ना तो मस्त हो जाएंगे आप लोग। या नाइट्रोजन को ना अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए एस्टिमेट किया जाएगा वहां N2 गैस में, ठीक है, या अमोनिया की फॉर्म में। कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड OC आपको दिया रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड OC होगा, इसको एसिड फिर बेस के साथ ट्रीट करेंगे, एसिड बेस के साथ हम इसको करेंगे ट्रीट, अमोनिया इवोल्व होगी, क्या इवोल्व होगी, अमोनिया इवोल्व होगी,
और फिर इसको करना होगा 2 स्टेप में टाइट्रेट। अमोनिया इवोल्व होगी, 2 स्टेप में करना होगा टाइट्रेट। कैसे करना होगा? जो इवोल्ड अमोनिया है, इवोल्ड अमोनिया इज टाइट्रेटेड in 2 steps. In this method, evolved ammonia is titrated in 2 steps. ठीक है ना? 2 स्टेप में इसको करना होगा टाइट्रेट। कैसे? स्टेप नंबर वन, it is treated with excess amount of acid. Ammonia is treated with acid excess, ठीक है ना? excess amount of acid to form ammonium ion. कौन से है? NH4 प्लस आयंस, अमोनियम आयंस बनाने होंगे। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है। और यहां पर मैं आपको बता दूं N1V1 जो अमोनिया सॉल्यूशन का होगा, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अमोनिया सॉल्यूशन के होंगे, N1V1 का मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो अमोनिया सॉल्यूशन के होंगे, ये N2V2 जो एसिड सॉल्यूशन के होंगे, इनके बराबर नहीं होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इंडिकेट करने का एक तरीका तो ये होता है N1V1 N2V2 ऐसे इंडिकेट कर लो, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए अगर N इंटू वी से इंडिकेट नहीं करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर से इंडिकेट कर लो, ऐसे इंडिकेट कर लो। ऐसे भी इंडिकेट नहीं करना चाहते तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, इससे इंडिकेट कर लो। इससे भी इंडिकेट नहीं करना चाहते नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को, तो मास बाय इक्विवेलेंट मास से भी इंडिकेट किया जा सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। फिलहाल मैंने नॉर्मेलिटी को यूज कर लिया है, ज्यादा बार क्वेश्चंस नॉर्मेलिटी पर बेस्ड आए हैं या आने के चांसेस भी हैं, तो मैंने नॉर्मेलिटी को इस्तेमाल में लिया है। तो इनमें से कोई भी यहां पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी यहां इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नॉर्मेलिटी को फ्रीक्वेंटली यूज में लाते हैं, इसलिए मैंने नॉर्मेलिटी का एक्सप्रेशन लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ मोल की टर्म्स में बात करने वाले हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में बात कर लें, मास की टर्म्स में बात करने वाले हैं तो मास की टर्म्स में आप लोग बात कर लो। बस हाँ, ध्यान रहे ये गलती ना कर दें आप, मतलब एसिड के बारे में नॉर्मेलिटी दे रखी और आप मास की टर्म्स में बात करके बैठे, ऐसा नहीं करना है। देख लेना क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। ठीक है, हाँ, इसके लिए मास, इसके लिए मोल की टर्म्स में बात करनी हो तो हो सकता है इसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़े और इसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन, या फिर वाइस वर्सा हो तो इनको पलट भी देंगे। जिसके लिए मास उसके लिए मोल की टर्म्स में, पहले जिसके लिए मास की बात की थी। तो यहां मैंने इनमें से नॉर्मेलिटी को इस्तेमाल में ले लिया है, अगर यहां पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में बात करनी है तो ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मास की टर्म्स में तो ये वाला, इसके लिए मास की बात कर रखी हो तो यहाँ ये वाला, इसके लिए मोल की बात कर रखी हो यहाँ ये वाला, सिमिलरली मोलैरिटी वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर है बात? कोई भी इस्तेमाल में ला सकते, सभी का मतलब है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को रिप्रेजेंट करना। जी हाँ, ये सभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को ही इंडिकेट कर रहे होंगे। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को लिखने का एक तरीका है, एक जरिया है। बराबर बिल्कुल नहीं होंगे। अगर ये पूरा रिएक्ट हो रहे होते तो इक्वल बोल सकते थे, अब इक्वल नहीं है। कौन ज्यादा है? जो एक्सेस में है ना वो ज्यादा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो स्टेप 2 है, एक बैक टाइट्रेशन है। स्टेप 2 नाउ बैक टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड। नाउ अनदर टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का मतलब रिएक्शन होता है, घबराना नहीं इस नाम से। नाउ अनदर टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड to determine excess amount of acid, ठीक है। एक्सेस एसिड के लिए, अनरिएक्टेड एसिड के लिए
अनरिएक्टेड एसिड के लिए बेस को लाया जाएगा इस्तेमाल में, अनरिएक्टेड एसिड के लिए बेस को लाया जाएगा इस्तेमाल में, बनेगा सोल्ट एंड वाटर, बनेगा सोल्ट एंड वाटर। ठीक है, क्लियर है बात। मान लेते हैं अनरिएक्टेड अमाउंट एसिड का, एसिड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स y है जो अनरिएक्टेड है, और इसके लिए जो बेस लगा ये N3V3 लगा। हाँ, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बेस ही इस्तेमाल में लाया गया, N3V3 लगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां से क्लियर हो गया y इक्विवेलेंट्स ज्यादा थे, जितने ज्यादा थे अगर उनको माइनस कर दें, जितने ज्यादा थे पीछे जाकर उनको अगर माइनस कर दें, देखो N1V1 और N2V2 में कौन ज्यादा था? N2V2 ज्यादा, यही एक्सेस में था। और कितना ज्यादा था? y ज्यादा था। ठीक ना, यही अनरिएक्टेड है, यही ज्यादा है। तो क्या करें, N2V2 में से जो y ज्यादा है इसको कर दे माइनस। अब ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मान लेते हैं 7 ये 10, पहले इक्वल नहीं था लेकिन पता लग गया डिफरेंस 3 का है, पता लग गया कितने से ज्यादा है? 3 से ज्यादा है, तो 3 को माइनस किया, हाँ अब इक्वल हो गया। अरे सिंपल मैथ्स है ना यार। तो 3 हमने या y हमने देखना यहां से पता किया, बैक टाइट्रेशन करते हुए बेस के साथ इसको रिएक्ट करवाते हुए अनरिएक्टेड अमाउंट को पता कर लिया। ये y जो है N3V3 है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 माइनस N3V3, N3V3। ठीक है, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके हैं? N1V1 अमोनिया के हैं, अमोनिया के हैं। और अमोनिया का चाहिए मास। ठीक है, अमोनिया का चाहिए मास। तो N1V1 को हम मास पता करने के लिए मास बाय इक्विवेलेंट मास की टर्म्स में लिख सकते हैं। ऐसे भी ग्राम इक्विवेलेंट्स को, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये सारे बच्चे जानते हैं n फैक्टर 1 है, अमोनिया एक H प्लस खाएगा तो n फैक्टर 1 है। तो मास ऑफ अमोनिया बाय इक्विवेलेंट मास 17/1, मोलर मास बाय 1, n फैक्टर 1 है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू N2V2 माइनस N3V3, ये हो जाएगा। मोल पता करने हो अमोनिया के, मोल ऑफ अमोनिया, इसको रिप्लेस किया जा सकता है ऐसे भी, मोल ऑफ अमोनिया इंटू n फैक्टर ऑफ अमोनिया। मोल की टर्म्स में बात करनी हो तो मोल ऑफ अमोनिया और n फैक्टर तो 1 है, इज इक्वल टू N2V2 माइनस N3V3, ऐसे भी बात की जा सकती है। हाँ, ऐसे बात करना और ज्यादा सही है, क्योंकि अमोनिया के मोल से नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे। आखिरकार एस्टिमेट तो नाइट्रोजन को करना है, जितने मोल अमोनिया के हैं उतने मोल नाइट्रोजन के हैं। एक मोल अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, तो जितने मोल अमोनिया के हैं उतने मोल नाइट्रोजन के हैं। अरे वाह, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू N2V2 माइनस N3V3। ठीक है, ये नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे। नाइट्रोजन के मोल आ गए तो परसेंटेज भी आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मोल इनटू नाइट्रोजन का मास, n के मोल है, n का ही मास मल्टीप्लाई करना होगा 14, ये मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया, मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, इनटू कर दे 100, इनटू कर दे 100। और नाइट्रोजन के मोल निकालने के लिए क्या करना है? ये करना है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये लीजिए, इसको कैद कर लो दिल और दिमाग में। मुझे लगता है ये तो ठीक है, चलो कर ही लेंगे काम। मेन मुद्दा ये है, जी हाँ मेन मुद्दा ये है, इसको याद रखें, इसको याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्टार लगा दिया इस पर मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे याद रखें, क्योंकि ये याद होगा तब तो यहां से यहां वैल्यू पुट कर पाएंगे, नहीं तो वहीं खेल खत्म हो जाएगा। क्लियर हुई बात? चले आगे फिर। तो जेलडाल हुआ कंप्लीट, ड्यूमास पहले ही कर लिया था। तो आइए फिर कैरियस मेथड की करेंगे बात, जिसमें हेलोजन को प्रेसिपिटेट किया जाएगा कैरियस ट्यूब में इन द फॉर्म ऑफ AgX। ठीक है, हेलोजन को ऐसे प्रेसिपिटेट कर लेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, वे करेंगे, ड्राई करेंगे, और इसके बाद हमें जो मास मिलेगा ना उसकी रीडिंग लेंगे। AgX का मास मिलेगा m1 ग्राम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनिशियली जो मास था दैट इज
m ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इतना है और AgX का मास हमें मिलता है m1 ग्राम मिलता है। ध्यान दीजिएगा 1 मोल AgX में, 1 मोल AgX में जो हेलोजन का मोल है ना 1 मोल X है, 1 मोल X है। मोल मोल मैच कर रहे हैं देखिए। तो आप मुझे बताएं मोलर मास अगर AgX का ये हो, AgX का मास मोलर मास हो, तो इसमें जो हेलोजन होगा वो कितना होगा? जो हेलोजन होगा ये इसके मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। हेलोजन का मास कितना होगा? इसके मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। हाँ, 1 मोल के कोरस्पॉन्डिंग इसका मास अगर इसका मोलर मास है तो हेलोजन के 1 मोल के कोरस्पॉन्डिंग इसका मास कितना हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा, दैट इज mx, इतने ग्राम। ठीक है, क्लियर है बात? 1 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग इसका मास हो जाएगा mx बाय m AgX, क्लियर है बात? और m1 ग्राम अगर AgX का मास है, m1 ग्राम अगर ये मास है, मास ऑफ AgX, देन मास ऑफ x विल बी mx बाय m AgX इनटू m1। ये होगा इतना मास ऑफ ग्राम में x, ठीक है ना, x का मास हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ x अगर हमें मेंशन करनी है, परसेंटेज ऑफ x अगर हमें मेंशन करनी है तो x का मास बाय टोटल मास m इंटू 100। x का मास इस m1 ग्राम में जो इसके कोरस्पॉन्डिंग मिल रहा है, x का मास इसमें कितना है? मोलर मास ऑफ x बाय मोलर मास ऑफ AgX, ठीक है, इंटू m1। ये मास ऑफ x है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? m है, इंटू क्या कर दे? 100 कर दे, इंटू क्या कर दे? 100 कर दे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। किसकी आ जाएगी परसेंटेज? x की आ जाएगी, मास परसेंटेज आ जाएगी, जो किसमें मौजूद है? AgX में। ठीक है, और AgX किसमें मौजूद है? कंपाउंड में। तो मैंने क्या किया, AgX में x के मास को फाइंड कर लिया। x का मास ये होगा AgX में, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया, मोलर मास का डेटा हमारे पास रहेगा, इतना मोलर मास AgX का है तो x का मास इसका मोलर मास ही होगा क्योंकि मोल इक्वल है। ठीक है, इसके बाद अगर इसका मास m1 ग्राम है, क्वेश्चन में दिया m1 ग्राम है, तो x का मास कोरस्पॉन्डिंग मास आ जाएगा। x का मास यहां पुट किया, टोटल मास कंपाउंड का क्वेश्चन में दिया हुआ इंटू 100 कर दें, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करने पर हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग सल्फर के लिए कैलकुलेशन कर रहे होंगे। सल्फर प्रेजेंट इन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एंड इट इज प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट की फॉर्म में इसको हम प्रेसिपिटेट भी कर देंगे बाय एडिंग BaCl2। ठीक है, तो क्या किया, सल्फर को ऑक्सीडाइज किया SO4 2 माइनस में और Ba2+ ऐड करते हुए इसको प्रेसिपिटेट किया BaSO4 की फॉर्म में, BaSO4 की फॉर्म में। ठीक है, ये कहानी है। परसेंटेज फाइंड करनी है सल्फर की जो मौजूद है BaSO4 में। कंपाउंड का मास m ग्राम है, ठीक है, बेरियम सल्फेट का मास m1 ग्राम है। तो अगेन मैं यही कहूंगा आपको, इसका मोलर मास चेक कर लो, 32 + 16 4 = 64, ये आ जाएगा 200, आई थिंक 33 आ जाएगा, 233 आ जाएगा। ठीक है, यानी 233 ग्राम ऑफ BaSO4 कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ सल्फर, 32 ग्राम ऑफ सल्फर। इतने BaSO4 में इतने ग्राम सल्फर है। क्लियर हुई बात? 1 ग्राम BaSO4 में कितना सल्फर होगा? 32/233। हाँ, 1 ग्राम में कितना सल्फर होगा? इतना होगा। और BaSO4 है कितना अपने पास? m1 ग्राम। दिए गए m1 ग्राम में कितना सल्फर होगा? m1 ग्राम ऑफ BaSO4 कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ सल्फर, इतना ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर का मास अगर आ गया है तो परसेंटेज भी आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ सल्फर विल बी सल्फर का मास बाय टोटल मास। सल्फर का मास ये है 32/233 इंटू m1/m, टोटल मास m है, इंटू 100 करते हैं। या तो फॉर्मूला को याद कर लो, या तो इसको याद कर लो, या फिर मेथड को अंडरस्टैंड कर लो।
मैं तो याद रखता नहीं हूं, इतना ही याद रखता हूं कि सल्फर को BSO4 की फॉर्म में किया गया प्रेसिपिटेट, और इस प्रकार से यूनिटरी मेथड अप्लाई करने पर हम लोग सल्फर का मास फाइंड कर लेंगे। टोटल मास हमारे पास है ही, 100 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, काम हो जाएगा तमाम। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो चलिए आगे चलते हैं। फॉस्फोरस को क्वांटिटेटिव कैसे एस्टिमेट करना? दो तरीके से, या तो फॉस्फोमोलिबडेट की फॉर्म में ऐसे इसको प्रेसिपिटेट कर लें, या फिर इसको हम लोग प्रेसिपिटेट कर लें इस फॉर्म में Mg2P2O7 बाय यूजिंग मैग्नीशिया मिक्सचर। ठीक है ना, बाय एडिंग मैग्नीशिया मिक्सचर। मैग्नीशिया मिक्सचर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशिया मिक्सचर क्या है? मैग्नीशिया मिक्सचर है मैग्नीशियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इस मिक्सचर को क्या बोल देंगे? मैग्नीशिया मिक्सचर बोल देंगे। ठीक है, इसको ऐड करते हुए हम इसमें कन्वर्ट कर लें। ठीक है, फॉस्फेट में इसको ऐड कर लें और इसको इसमें कन्वर्ट कर लें, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, वे कर लेंगे, हो जाएगी कैलकुलेशन। बिल्कुल, कैसे होगी? इसका मोलर मास याद कर लें 1877 है, और इसका मोलर मास भी याद कर लें 222 है। ठीक है ना, काम बिल्कुल आसान है। टोटल मास m ग्राम, मतलब टोटल तो इससे डिवाइड करना अगर ये m ग्राम है। तो सुना जरा, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस सुना जरा क्या होगी। यहां देखिए 1877 ग्राम में फॉस्फोरस कितना है? 31 ग्राम है। कितना? 31 है। तो वन में कितना? 31 बाय 1877, और इसके m1 ग्राम में दिया गया मास अगर इसके m1 ग्राम है तो इसमें फॉस्फोरस का मास कितना होगा? इतना हो जाएगा। अरे 1877 में 31, 1 ग्राम में 31 बाय 1877, और m1 ग्राम में इंटू m1 हो गया। ठीक ना, दिया गया मास m1 ग्राम है। m1 ग्राम में कितना फॉस्फोरस है? इतना हो जाएगा। ठीक है, ये मास ऑफ फॉस्फोरस है डिवाइडेड बाय टोटल मास m है, इंटू कर दे 100, आ गया आंसर। बस आ गया आंसर। ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो गया किसका? फॉस्फोरस का। सिमिलरली यहां देखना, इसका मास 222 है और इसमें फॉस्फोरस 31 इंटू 2 62 ग्राम है। ध्यान से देखना, 62 ग्राम 31 इंटू 2, और यहां क्या है? 31 इंटू 1। तो ऊपर वाले केस में क्या किया? 1877 में अगर 31 ग्राम है तो 1 में 31 बाय 1877, और इसका मास अगर m1 है तो 31 बाय 1877 इंटू m1। ये मास ऑफ फॉस्फोरस आ गया। इस साइड क्या? 31 मास ऑफ फॉस्फोरस, तो ये मास ऑफ फॉस्फोरस आ गया डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100 किया। या इस केस में क्या होगा? 222 टोटल मास है तो इसमें 62 ग्राम फॉस्फोरस है, 1 है तो 62 बाय 222, और ये अगर m1 ग्राम है तो 62 बाय 222 इंटू m1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस हो गया। यानी फॉस्फोरस का मास इतना है। तो क्या करें आप? परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस दैट इज 62 बाय 222 इंटू m1 बाय टोटल मास m इंटू क्या कर दे 100। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करने पर क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। और ये ऊपर जो मास रखा हुआ है ये याद रखें फॉस्फोरस का मास है, और नीचे जो मास है ये टोटल मास है। ठीक है, वैल्यूज दे रखी होंगी, डाल देना, आंसर आ जाएगा। अगेन मैंने इसको याद नहीं किया है, रटा नहीं है, मैं केवल मेथड को जानता हूं। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, एक भी फॉर्मूला याद नहीं है मुझे, लेकिन क्वेश्चन की भावनाओं के साथ खेलना जानता हूं, तो हो जाता है काम। इतना जीवन में गुजारा हो गया तो आगे भी हो जाएगा। तो आप लोग भी कॉन्सेप्ट का डटकर सामना किया करो। आप लोग बस रटने की तरफ भागते हो, अरे इसको याद कर लें, उसको याद कर लें, नहीं हो पाएगा इससे। कॉन्सेप्चुअली देखो, एक भी चीज मैंने यहां पर नहीं याद की है फॉर्मूला के टर्म्स में। हाँ, कॉन्सेप्ट पहले समझ लिया, रिएक्शंस वगैरह हल्का फुल्का पार्ट है, उसको याद रख लिया, क्वेश्चन हो जाते हैं बिंदास। चलिए, ऑक्सीजन की एस्टिमेशन करनी है, लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या करना होगा? डेफिनेट मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें डिकम्पोज करना होगा। नाइट्रोजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन कुछ नहीं करेगा, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा होगा, और यहां से मिलेगा अपने को O2। क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। इसको कार्बन से पास करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। हाई टेम्परेचर पर कार्बन को
O2 के साथ अगर रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। बेसिकली हुआ क्या है देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड OC को डिकम्पोज किया, O2 बना, कार्बन के साथ ट्रीट किया और ये कन्वर्ट हुआ CO में। ये किस में कन्वर्ट हुआ? CO में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब जो CO है ना, CO, इसको I2O5 से ट्रीट किया सो दैट इट ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? CO2 का मास। ठीक है ना, CO2 का मास दिया जाएगा। पहले काम करो, इसको बैलेंस कर लो यार, बैलेंस कर लो। यहाँ 5 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा, ऐसा ही है क्या? हाँ ऐसा ही है। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 होगा। तो यहाँ से मिलने वाले CO बेसिकली यहाँ कंज्यूम हो रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो ऐड करने पर CO से CO कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्टली कंपैरिजन आपका हो पाएगा, डायरेक्टली कंपैरिजन आपका हो पाएगा। ठीक है ना, कंपैरिजन कर लेंगे आप। कैसे? कंपैरिजन सिंपल है। 5O2 से देखना, 5O2 से कंक्लूड करता हूं मैं, 5O2 से, ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ ना, 5O2 से हमें मिलते हैं 10CO2, हमें मिलते हैं 10CO2। ठीक है, यानी यहां से क्लियर हो गया हमें बेसिकली इसका मास 44 है। 88 ग्राम से, 88 ग्राम ऑफ CO2 से, 88 ग्राम ऑफ CO2 से कितना ऑक्सीजन मिलता है, कितना O2 मिलता है? ध्यान से देखो, कितना O2 मिलता है स्टार्टिंग में, कितना O2 रहा होगा। अगर 88 ग्राम ऑफ CO2 बना, अगर ये 2 मोल बना तो कितने O2 से 2 मोल बना है? 1 मोल से। अरे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ ना, 5O2, और ये 2 5 10। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में होंगे, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 4। अरे नालायकों, ऑक्सीजन I2O5 से भी तो आए हैं। हाँ, तो ये टेंशन मत लेना कि यहाँ 2 और वहाँ 4 कैसे हो गए। हमें बस यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल का मास 32 है और इसके 2 मोल का मास 88 है, इसके 2 मोल का मास 88 है। यानी 88 ग्राम ऑफ CO2 बना, 88 ग्राम ऑफ CO2 बना, किससे बना? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है ना, ये 88 कहां से बना? 32 से बना। अगर ये 1 है तो ऑक्सीजन कितना रहा होगा? 32/88। और इसका मास अगर क्वेश्चन में M1 ग्राम दे रखे, M1 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन का मास निकाल लेंगे इनटू M1। यहां से ऑक्सीजन का मास निकाल लेंगे, O2 का मास आ गया। O2 का मास CO2 के मास से निकाल लेंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी आ जाएगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। ऑक्सीजन का मास कितना है देखना, 32/88 इंटू M1, 32/88 इंटू M1 बाई टोटल मास M इंटू 100। हाँ, ये फॉर्मूला बना दिया, इसमें वैल्यूज डालेंगे, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज डालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो प्रैक्टिस शीट आपको यार यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी होगी, और क्वेश्चंस इसके इस प्रकार से हैं। एक सेपरेट वीडियो आपको प्रैक्टिस शीट की आपको मिल रही होगी। ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस कंपलसरी है। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी रही होगी, और नेक्स्ट वीडियो में इसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और क्वांटिटेटिव एनालिसिस नाम के इस प्यारे से टॉपिक को कर लिया है फिनिश। बड़ी सी स्माइल के साथ हम लोग एक दूसरे से अलविदा ले रहे होंगे और खूब सारी मेहनत करने का वचन भी एक दूसरे को दे रहे होंगे। ठीक है, और इस वचन को निभाने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे होंगे। एकजुट होकर अगर हम लोग यार मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब मैं रेगुलर वीडियोस की प्लानिंग कर चुका हूं, तो आप मुझे बता दें कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आप
11th की वीडियोस मुझसे चाहते हैं, पहले 11th फिनिश कर लें पूरी, फिर 12th फिनिश कर दूं, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर आप कहते हैं कि नहीं सर 11th में तो हमने जितना काम करना था, जितनी मेहनत करनी थी वो कर ली है, 12th आप लेकर आइए, ठीक है ना। 12th में हमें ज़्यादा डिफिकल्टी अगर सिलेबस स्टार्ट कर चुके तो हो रही है या फिर हो सकती है, ठीक है ना, या 12th स्टार्ट करना है, मुझे बताइए आप। और अगर आपको लगता नहीं सर अभी तो बस एग्ज़ाम के लिए 45 डेज़ का समय बचा है, नीट के हम लोग एक सीरियस एस्पिरेंट है, हमारे लिए एक ज़बरदस्त वाला क्रैश कोर्स लेकर आइए, तो उसकी प्लानिंग भी की जा सकती है। तो प्लीज़ आप लोगों के कमेंट्स का मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा। तो जैसा भी आपका फीडबैक होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलने की पूरी ट्राई कर रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विथ मी, जय हिंद।